that that is strictly decreasing sequence of, वो जो हमने पहले लिखा है, strictly decreasing sequence of non-negative integers तो फाई जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन करता है इंटीग्रल डोमेन के हर एलिमेंट के साथ, हर नॉन जीरो एलिमेंट के साथ इनफैक्ट. सो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स therefore it must terminate, therefore बस ये ख़त्म हो जाना चाहिए, therefore it must terminate. So it must terminate and this is possible only if a remainder becomes zero. जैसे हमने Rn+1 को ज़ीरो कर दिया है, तो therefore this is possible only if and this is possible only if a remainder is zero. और इसी वजह से हमने Rn+1 को ज़ीरो लिया है. और ये चीज़ वैसे भी आप जानते हैं, आपके स्कूल लेवल का जो एक्सपीरियंस है, और हमने एक एग्ज़ाम्पल भी की थी कि हम SCF निकालने के प्रोसेस में उस वक्त तक हम इस एल्गोरिदम को जारी रखते हैं जब तक आखिर में हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता. सो दिस इज़ द रीज़न वी आर राइटिंग देयर. So having done that, having said that Rn+1 is equal to 0, we come to next step now. हम असल में प्रूव ये करेंगे कि now we shall prove that कि जो रिमाइंडर Rn है ना, उस रिमाइंडर को हम AU+BV की शक्ल में लिख सकते हैं फॉर UV बिलोंगिंग टू R. वी विल प्रूव दैट. और ये प्रूफ हम बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे. सो वी शैल यूज़ method of induction for this proof. मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने इंटरमीडिएट में सीखी हुई है. और फिर यही रिमाइंडर जो है Rn, जिसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यही रिमाइंडर जो है ये हमारा HCF बन जाएगा. मैं दोबारा आपको रिकॉल कर दूँ, जब आप स्कूल टाइम पर आप HCF निकालते थे तो ये जो आपका ज़ीरो आने से पहले वाला रिमाइंडर था ना, यही आपका HCF होता है, HCF. और यही चीज़ हम कर रहे हैं इस वक्त कि ये जो हमारा ज़ीरो आने से पहले वाला रिमाइंडर है, ज़ीरो आने से पहले वाला रिमाइंडर Rn, इसी रिमाइंडर Rn को हम HCF प्रूव कर देंगे. दैट द सेम रिमाइंडर मैंने दूसरे काज पर जो लिखा था. सो Rn इज इक्वल टू AU+BV हम प्रूव करेंगे, और यही रिमाइंडर Rn जो है ना, दिस विल बिकम आवर HCF.
लेट मी शो यू, हमने इससे पहले इसको लिखा हुआ है कि अब देखिए यहाँ हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो बनता है, आर एन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस वन। ज़ीरो बनने से पहले वाला जो रिमाइंडर है आर एन, ये आर एन हमारा एच सी एफ होगा। जैसे स्कूल लेवल की प्रैक्टिस में होता है कि रिमाइंडर ज़ीरो आने से पहले वाला जो रिमाइंडर है वो आपका एच सी एफ होता है, और यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो इस स्टेज पर ज़ीरो आया है, तो इससे पहले वाला रिमाइंडर जो है ना, दिस विल बी एच सी एफ, और इसी रिमाइंडर को वी हैव टू राइट एज ए यू प्लस बी वी। हम ये प्रूव करेंगे कि वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, एंड देन वी विल establish that this is in fact HCF. So we shall use method of induction for this particular proof, और इंडक्शन का मेथड आप जानते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आप बात को इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर फॉर n इज इक्वल टू सम इन बिटवीन स्टेज के लिए आप बात को सपोज करते हैं, एंड देन फॉर नेक्स्ट स्टेज के लिए आप फिर बात को दोबारा प्रूव करते हैं। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो मैं आपको पहले ये मैं दिखा दूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1 हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n is equal to 1 we will use induction on n from 1, ये हमने 1 कहा था, a is equal to b q1 plus r1। so for n is equal to 1 from 1 we have 1, ये है a is equal to b q1 plus r1, a is equal to bq1 plus r1, and therefore यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r1 इज इक्वल टू, आप bq1 को इस तरफ ले आइए, तो r1 इज इक्वल टू a माइनस bq1, एंड therefore r1 कैन बी रिटन एज a multiplied with 1 plus b multiplied with minus q1, and therefore we have written r1 as a multiplied with u plus b multiplied with v, where u is equal to 1 and v is equal to minus q1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने r1 को a u प्लस b v की शक्ल में लिख दिया है। सेकंड स्टेप में हम सपोज कर लेंगे कि ये जो रिलेशन हमने प्रूव करना है, ये वाला नंबर 4 जिसको हमने कहा हुआ है, ये होल्ड करता है, आप कह लीजिए कि फॉर n इज इक्वल टू i माइनस 1। सो सपोज दैट four holds for n is equal to i माइनस 1। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज के लिए हम प्रूव करेंगे इट डज होल्ड। हम n इज इक्वल टू i माइनस 1 के लिए हम सपोज कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू i के लिए हमने प्रूव करना है। सो वी शैल प्रूव दैट four holds
फॉर n इज इक्वल टू i। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने सपोज कर लिया है। अब इंडक्शन के प्रोसेस में ये बात नोट कीजिए कि जब आप सपोज करते हैं कि सम रिलेशन होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू i माइनस वन, तो i माइनस वन से पीछे जितनी भी हैं n की कीमतें, उन तमाम के लिए भी वो रिलेशन होल्ड कर रहा होता है। दिस व्हाट वी आर सेइंग। इनफैक्ट इंडक्शन के प्रोसेस में जिस स्टेज पर हम सपोज करते हैं उसकी पिछली स्टेजेस के लिए वो रिलेशन होल्ड कर रहा होता है। सो अब हम n इज इक्वल टू i माइनस वन के लिए हम कह रहे हैं कि नंबर 4 होल्ड करता है, तो फिर i इज इक्वल टू n इज इक्वल टू i माइनस टू के लिए भी ये रिलेशन जो है ये होल्ड करेगा। तो सिंस फ्रॉम स्टेप 2 we obtain हम कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू i माइनस वन के लिए रिलेशन होल्ड करता है कि अगर हम यहाँ पर n की बजाय i माइनस वन लिख दें तो r i माइनस वन विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ सम एलिमेंट ऑफ द Euclidean domain R. Let's call that element as x, and then plus b into some element of Euclidean domain, let's call it y. हमने ये u v की जगह पर x y लिख लिया, सिंबल्स है महज ये। तो i माइनस वन के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। सो r i माइनस वन शुड बी इक्वल टू दिस, एंड i माइनस वन से पीछे i माइनस टू है, उसके लिए भी ये होल्ड करना चाहिए। तो आर आई माइनस टू इज इक्वल टू, आप यहाँ इसको आप ए एक्स डैश कह लीजिए प्लस बी वाई डैश। सो क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि आई माइनस वन के लिए ये होल्ड करता है, तो आई माइनस टू के लिए भी ये होल्ड करेगा, तो ये हमें ये दो रिलेशंस मिल जाएंगे। So having said that, let's first note that for x, y and x dash, y dash जो है ये इसी यूक्लिडियन डोमेन R को बिलोंग करते हैं। वो जो हमने r i माइनस वन और r i माइनस टू लिखे हैं उनके लिए। नाउ अब ये नोट कीजिए, ये हमारे पास जो 2 है, आर एन माइनस टू इज इक्वल टू आर एन माइनस वन क्यू एन प्लस आर एन। इसमें अगर हम n की जगह पर i लिख दें तो ये आ जाएगा आर आई माइनस टू। इसमें अगर हम n की जगह पर i लिख दें तो ये आ जाएगा आर आई माइनस टू इज इक्वल टू आर आई माइनस वन क्यू आई प्लस आर आई। ये रिलेशन 2 है जो हम पीछे लिखा हुआ है ये। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 इसमें हम n की जगह पर i लिख देते हैं। सो नाउ फ्रॉम 2 we obtain r I minus 2 is equal to r I minus 1 q I प्लस r I। ये हमने इसमें n की जगह पर i लिखा है नंबर 2 में। सो बाकी हमारा ये रिलेशन रह जाता है, इसमें भी हम लिख देते हैं ये phi r n, दिस विल बिकम phi r I इज लेस देन phi r I माइनस 1। इसमें हमने n की जगह पर सिर्फ i लिखा है।
एंड देयरफॉर अब आर आई माइनस 2 की जगह पर आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए जो कि हमने इससे पहले निकाली है। सो आर आई माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर आई माइनस 2, आर आई माइनस 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर आई माइनस 1। ये वैल्यूज़ हम यहाँ आर आई माइनस 2 और आर आई माइनस 1 की जगह लिख देंगे। ये वैल्यूज़ आर आई माइनस 2 इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश और आर आई माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देते हैं। तो देयरफॉर इसकी जगह हम लिख देंगे ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू आर आई माइनस 1 की जगह हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड विद क्यू आई एंड देन प्लस आर आई। तो ये हमने ये वैल्यूज़ वहाँ पर से लिखी। सो हैविंग रिटन दीज वैल्यूज़ वी ऑब्टेन देयरफॉर। अब मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं करता, हम डायरेक्ट बड़ी आसानी से आप इस बात को देख लेंगे। हम आर आई की वैल्यू निकालने लगे हैं। तो ये आर आई समझिए हमने यहीं छोड़ा हुआ है, इनको हम इस तरफ ले आते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर आर आई इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आए हम, आर आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए एक्स डैश ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ, देखिए इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट। सो आर आई इज इक्वल टू ए, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई एंड देन प्लस वाई डैश माइनस वाई क्यू आई, और यहाँ से मुझे बी कॉमन ले लेना चाहिए, बी कॉमन। तो आप देख लीजिए कि ए एक्स क्यू आई माइनस होकर यहाँ आ जाएगा, दोनों में से आप ए कॉमन लें तो एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई, और फिर बी वाई क्यू आई माइनस होकर इधर आ जाएगा, तो बी आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा वाई डैश माइनस वाई क्यू आई। सो आर डैश इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, आर आई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई प्लस बी इंटू वाई डैश माइनस वाई क्यू आई। सो हैविंग डन दैट we can say that therefore आर आई इज इक्वल टू, अब आप इसे u कह लीजिए, इसे v कह लीजिए, तो therefore आर आई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद u प्लस b मल्टीप्लाइड विद v, वेयर u हमने इसको कहा है u इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई, और v हमने इसे कहा है y डैश माइनस वाई क्यू आई को। तो इसे हमने u कह दिया, इसे v कह दिया। सो आर आई बिकम्स ए यू प्लस बी वी, एंड तो आप देख सकते हैं कि ये यू वी जो हैं ये आर ही को बिलोंग करते हैं। एंड हैविंग डन दैट, इसके साथ ही हमारा इंडक्शन जो है ना उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो देयरफॉर इंडक्शन इज कंप्लीटेड, देयरफॉर इंडक्शन इज कंप्लीटेड एंड हेंस। अब देखिए हमने प्रूव किया था कि अगर n की कीमत 1 है तो भी हम r1 को इस शक्ल में लिख सकते हैं, अगर n की कीमत हम i माइनस 1 ले लें तो भी इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब हमने प्रूव कर दिया अगर हम n की कीमत i ले लें तो भी इस शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके माने हमने इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट
Rn can be written as AU plus BV, where UV belong to R. इसके साथ ये चीज़ अभी मुकम्मल इसलिए नहीं होती कि हमने सिर्फ एक काम किया है कि हमने वो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ज़ीरो होने से पहले वाला जो रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को हमने AU प्लस BV की शक्ल में लिख दिया है। लेकिन अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि यही रिमाइंडर जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। So we shall prove that this particular remainder Rn satisfies the two conditions for being highest common factor. और दो conditions आप जानते हैं कि highest common factor को चाहिए कि A और B दोनों को डिवाइड करे। अगर कोई और भी A और B दोनों को डिवाइड करता है तो वो फिर इस highest common factor को भी डिवाइड करे. So we have to establish these conditions. So now we shall prove that Rn is HCF. Now we shall prove that this particular Rn is highest common factor. ये वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. सो इसके लिए हमें दो कंडीशन प्रूव करनी है. सबसे पहली कंडीशन पर हम आ जाते हैं कि फ्रॉम 3 वी नोट दैट मैं आपको दिखा दूँ 3 हमारे पास क्या था. अभी दिस इज 3. Rn minus 1 is equal to Rn multiplied by Qn plus 1. तो ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब Rn जो है वो Rn माइनस 1 को डिवाइड करे. देखिए अगर Rn माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर में आ जाए और ये जवाब आए तो ये इसके मानी ये है कि Rn माइनस 1 जो है वो Rn जो है वो Rn माइनस 1 को डिवाइड करता है. Rn minus 1 is equal to Rn multiplied with Qn plus 1 means that Rn divides Rn minus 1. So from 3 we know that Rn divides Rn minus 1. So it's very simple to observe that particular thing. So Rn divides Rn minus 1. Now हम कह रहे हैं कि Rn divides Rn minus 1 और ये हमें वैसे ही पता है कि हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता ही करता है. Rn divides Rn. इससे फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कह रहे हैं कि Rn डिवाइड्स Rn माइनस 1. फिर हम कह रहे हैं Rn डिवाइड्स Rn. तो Rn जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है. तो फिर Rn इस राइट हैंड साइड की पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करता होगा. तो देयरफॉर Rn डिवाइड्स Rn माइनस 2. सो दिस इंप्लाइज दैट Rn डिवाइड्स Rn माइनस 2. तो हमने ये कहा कि Rn इसको डिवाइड करता है. फिर इससे हमने ये डिड्यूस किया कि Rn इसको डिवाइड करता है. पर इस प्रोसेस अगर हम पीछे तो लेते चले जाएं तो आखिर में जाकर आ जाएगा Rn जो है वो B को डिवाइड करता है और Rn जो है वो A को भी डिवाइड करता है. इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में लेते चले जाएं तो सो moving backwards we finally obtain moving backwards we finally obtain that Rn divides B
आर एन जो है ये बी को डिवाइड करता है और आर एन जो है ये ए को भी डिवाइड करता है एंड आर एन डिवाइड्स ए। तो ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली कि ये आर एन जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। सो दिस व्हाट वी हैड टू डू। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन में फिर हमने ये करना है कि अगर कोई और एलिमेंट भी ए और बी को डिवाइड करता हो तो फिर आर एन उस एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। तो उसके लिए आप सपोज कर लीजिए कि लेट D belongs to R such that कि D जो है वो A को भी बिलोंग करता है, डिवाइड करता है, D डिवाइड्स A, और D जो है वो B को भी डिवाइड करता है, D डिवाइड्स B। देन मैं आपको इसमें ठीक ये रिलेशन दिखा दूं कि ये देखिए ये 4 है हमारे पास। हम कह रहे हैं D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, और 4 में देखिए आर एन इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो अब अगर D A को भी डिवाइड करता है, D B को भी डिवाइड करता है, तो फिर D जो है वो राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है। देयरफॉर D डिवाइड्स आर एन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो सो इफ D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, देन फ्रॉम 4 D डिवाइड्स आर एन। So then from 4 we obtain that D divides Rn। तो अब देखिए हम ये बात पे प्रूव कर दी है कि अगर D जो है वो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। पहले तो हमने ये बात इस्टेब्लिश की थी कि आर एन जो है वो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, और अब हमने ये इस्टेब्लिश किया है कि अगर कोई और एलिमेंट ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है तो वो एलिमेंट फिर आर एन को भी डिवाइड करता है। और यही कंडीशन है जो किसी एलिमेंट को एच सी एफ बनाती हैं। तो देयरफॉर आर एन इज एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। देयरफॉर Rn is HCF of A and B, and therefore Rn is HCF of A and B। उसे हम इस तरह से लिखते हैं A and B, and therefore ये बात हम इससे पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि Rn जो है वो ए यू प्लस बी वी के बराबर है। तो देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश की थी नंबर 4 में। आर एन इज इक्वल ए यू प्लस बी वी। अब हम आर एन को ए और बी का एच सी एफ कह रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 4 वी obtain that आर एन, 4 में आप आर एन की जगह ए बी लिख दीजिए। सो दिस विल बिकम ए बी इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। सो एज रिक्वायर्ड यही हमने प्रूव करना था कि कोई दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं नॉन ज़ीरो, तो उनका एच सी एफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, और एच सी एफ को इस शक्ल में लिखा जा सकता है फॉर यू वी बिलोंगिंग टू आर। तो इसके साथ ही भी कंप्लीट आवर थ्योरम।
सो हैविंग सेड दैट, अब हम प्रूव करेंगे कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स जो है वो भी यूक्लिडियन डोमेन है। पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं कि व्हाट इज़ रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। आपको याद होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इंटीजर्स पढ़ते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हम कॉरोलरी के तौर पर या क्वाड्रेटिक इंटीजर के प्रोसेस से ही हम गॉसियन रिंग हासिल करते हैं। मैं रिकॉल करता हूँ कि वी नो दैट ए प्लस बी आई जब भी आइटा है, आइटा इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो ए प्लस बी आई सच दैट ए बी आर इंटीजर्स। इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ, z के बाद हम ब्रैकेट में आयोटा लिख देते हैं जिसका जो -1 के स्क्वायर रूट के बराबर है। सो वी नो दैट दिस पर्टिकुलर सेट इज ए रिंग called ring of Gaussian integers, called ring of Gaussian integers। ये भूल गया, एनीवे ring of Gaussian integers। And we note that this is a commutative ring, this is a commutative ring। ये commutative सिंपली इसी वजह से कि a और b जो है ये इंटीजर्स हैं और रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। तो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। और वो बढ़िया सिंपली आप यू कैन गेस दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी 1 + 0 आइटा है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वी फर्दर नोट दैट ये जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर जो है ये रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब रिंग है। जेड आई आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं ये जेड आई इज सब रिंग ऑफ सी द रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना इसमें ज़ीरो डिवाइसेस नहीं होते, तो फिर जेड आई में भी ज़ीरो डिवाइसेस नहीं होंगे। बट सी डज नॉट कंटेन ज़ीरो डिवाइसेस। Therefore, Zi also does not contain zero divisors. Also does not contain zero divisors. अब हम सम अप करें इस कमेंट को, तो Zi is a commutative ring with identity and it does not contain zero divisors. These are the conditions for a ring to become an integral domain. So therefore Zi is an integral domain. Therefore
Zi is an integral domain. So having said that, ring of Gaussian integers is an integral domain, हम प्रूव करेंगे कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन डोमेन। तो यूक्लिडियन डोमेन होने से पहले उसका इंटीग्रल डोमेन होना ज़रूरी है। देयरफॉर वी हैव नोटेड दैट Zi और रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। हम जो रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं उसके लिए हमें एक कंसेप्ट की ज़रूरत पेश आएगी। वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी रियल नंबर आपको दे दिया जाए तो आपको एक इंटीजर ऐसा ज़रूर मिल जाता है कि उस रियल नंबर का उस इंटीजर से जो डिफरेंस है वो 1/2 से लेस देन और इक्वल टू हो। लेट मी राइट इट। लेट x बी अ रियल नंबर then we can always find an integer q such that कि इस रियल नंबर x और q के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1/2 से लेस देन और इक्वल टू हो। अब देखिए इसकी वजह ये है कि फर्ज की ये हमारे पास रियल लाइन है और इस पर फर्ज कीजिए ये आप x लेते हैं, ये x है आपका। अब रियल लाइन पर कोई भी आप नंबर या पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर भी इमीडिएटली आपको कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, इमीडिएटली राइट साइड पर, और इसी तरह से उसके इमीडिएटली लेफ्ट साइड पर भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। यानी कि इमीडिएट फौरी तौर पर उस रियल नंबर के इमीडिएटली जो राइट साइड पर इंटीजर है वो और इमीडिएटली जो लेफ्ट साइड पर इंटीजर है वो। अब इन दोनों इंटीजर्स का ये एक इंटरवल बन जाएगा। इस इंटरवल का अगर आप मिड पॉइंट ले लें, ये मिड पॉइंट, तो फर्ज की ये 6 है और ये 7 है। चूँकि ये दोनों साथ साथ हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमेशा 1 होगा, 1। और जो मिड पॉइंट और जो इसके दरमियान डिस्टेंस है ये फिर 1/2 होगा। तो अब देखिए x और इस इंटीजर, आप इसे q ले लीजिए, फिर ये जो है जो इस x के करीब है उसे आप q ले लें, तो x और q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1/2 से छोटा होगा, क्योंकि 1/2 ये है और अगर ये x आप यहाँ पर ले लेंगे फिर 1/2 के बराबर होगा। और अगर आप x को यहाँ लेने के बजाय आप यहाँ लेते हैं तो फिर आप ये लेने के बजाय आप फिर ये वाला ले लेंगे इनके दरमियान। तो कोई भी रियल नंबर आपको दे दिया जाए तो आपको एक इंटीजर ऐसा ज़रूर मिलेगा कि उस रियल नंबर और इंटीजर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1/2 के बराबर या फिर 1/2 से छोटा हो। तो वी विल यूज़ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट फॉर आवर नेक्स्ट रिजल्ट। So next we are going to prove that the integral domain of Gaussian integers is Euclidean domain. So proposition so the ring of Gaussian integers is Euclidean domain.
the ring Zi of Gaussian integers is Euclidean domain. So we come to proof. हम बस वो कमेंट कर देते हैं कि since Zi is commutative ring with identity and does not contain zero divisors, therefore Zi is an integral domain. फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं. So first of all, since Zi is commutative ring with multiplicative identity, in fact, लेकिन हम इसे identity कह लेते हैं, with identity given by, हम identity को define भी कर देते हैं, given by 1 plus 0 iota and Zi does not contain zero divisors. Therefore Zi is integral domain. क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने से पहले हमें कमेंट कर देना चाहिए कि दिस इज इंटीग्रल डोमेन. Therefore Zi is integral domain. ये हमने इससे पहले भी नोट के तौर पर भी लिखा था. Secondly, now we shall prove that Zi is Euclidean domain. और यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने के लिए हमें एक असाइनमेंट हमें जो है वो डिफाइन करना होती है, फिर बाकी सारी कंडीशंस. तो वी डिफाइन the assignment phi as for any a belonging to Zi, phi a is equal to हम याद रखिए कि ये जो गॉसियन इंटीजर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होते हैं. फ़र्क सिर्फ यही होता है कि गॉसियन इंटीजर में रियल पार्ट भी इंटीजर होता है और इमेजिनरी पार्ट भी इंटीजर होता है. आमतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन गॉसियन इंटीजर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो ए आपने Zi को बिलोंग करता हुआ गॉसियन इंटीजर लिया है. दिस इज़ इन फैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिफाइन करते हैं मॉडुलस x प्लस आइटा y का मॉडुलस x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, आपको याद होगा आप लिया करते हैं. सो वी डिफाइन फाई a एज a का मॉडुलस और फिर इसका स्क्वेयर. You know these things very well. So a is a complex number, तो इसके मॉडुलस का स्क्वेयर ले लीजिए phi a. So this is the way we define phi a. Then यहाँ बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि then for कोई भी दो आपको गॉसियन इंटीजर्स a b दे दिए जाएं, और आपको याद होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट का मॉडुलस लें
या उन दोनों के अपने अपने मॉडुलस लेकर उनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपस में बराबर होता है रिजल्ट। एंड देयरफॉर ए बी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद मॉडुलस बी का स्क्वायर। दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लीजिए, सो दिस विल हैपन। नाउ अगर आप एक नॉन ज़ीरो, ये जो ए गॉसियन इंटीजर है विच इज़ इन फैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नाउ इफ़ ए एक नॉन ज़ीरो गॉसियन इंटीजर है और फ़र्ज़ कीजिए कि आप ए को लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, इसी किस्म के होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस केस में एक्स और वाई जो हैं ये दोनों इंटीजर्स होंगे, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, गॉसियन इंटीजर्स में वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। देन ये जो ए हमने गॉसियन इंटीजर लिया है, इसके मॉडुलस का जो स्क्वायर है से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा। अब देखिए आपने चूँकि गॉसियन इंटीजर लिया है तो यहाँ पर आपके पास 1/2 1/3 किस्म की चीज़ें तो नहीं होंगी, यहाँ पर तो इंटीजर्स होंगे। अगर यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 0 आता है तो फिर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर जो है वो आपका 1 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पर -1 आता है तो भी 1 आ जाएगा। अगर दोनों 1 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, फिर तो ये फिर यकीन 1 से बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पर इंटीजर्स ले रहे हैं आप तो इसका जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर हमेशा 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। आप एग्जांपल्स लेकर देख सकते हैं कि दिस इज ट्रू। एंड सिमिलरली अगर आप बी इसी तरह से ले लें, सिमिलरली फॉर बी नॉट इक्वल टू 0 और बी अगर जेड आई को बिलोंग करता है, बी बिलोंग टू जेड आई, देन बी के मॉडुलस का स्क्वायर जो है ये भी 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। अभी मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम गॉसियन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये हमेशा इंटीजर्स होंगे। इसलिए इनके स्क्वायर का जो सम, इनके स्क्वायर यानी इनका मॉडुलस लेकर जो कि आपने रियल मैनी पार्ट का स्क्वायर लेकर फिर जमा करना होता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू बनेगा। यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। तो बी भी अगर इसी किस्म का गॉसियन इंटीजर है तो उसके लिए भी बी के मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। एंड देयरफॉर देन ये जो ए के मॉडुलस का स्क्वायर जो है ये ए और बी के प्रोडक्ट के मॉडुलस के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होगा। या बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये तो दो 1 से बड़े नंबर हो सकते हैं और ये एक 1 से बड़ा नंबर। आप एग्जाम्पल से लेकर देख लीजिए, दिस विल ऑलवेज होल्ड। एंड देयरफॉर हमने फाई को इसी तरह से डिफाइन किया था, फाई इज इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी कि फाई ए इज़ लेस देन और इक्वल टू फाई ए बी। तो याद रखिए फाई जो असाइनमेंट है उसकी ए कंडीशन यही थी कि फाई ए हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू फाई ए बी। व्हेन वी डिफाइंड यूक्लिडियन डोमेन दिस वाज द कंडीशन फॉर फाई। तो हमने जेड आई पर फाई डिफाइन कर दिया है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विच दिस हैड टू सेटिस्फाई। So having defined that, we come to next step. Now we shall prove that for AB belonging to ZI, for Gaussian integers AB
if take b is not equal to 0, then second condition we should be able to find q and r such that a is equal to bq plus r, वो जो second condition थी इस चीज़ के लिए. So now we shall prove that Gaussian यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने के लिए दो कंडीशन हैं. एक तो इस किस्म की असाइनमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, इसे बनाना, और दूसरे वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली कंडीशन. तो ये तो हमने कर ली है, दूसरी कंडीशन अभी हमने करनी है. तो नाउ वी शैल प्रूव दैट फॉर कि कोई भी हम दो गॉसियन इंटीजर्स a b ले लें बिलोंगिंग टू zi, b जो है वो नॉन ज़ीरो हो, वी शुड बी एबल टू फाइंड टू गॉसियन इंटीजर्स q and r belonging to zi such that a is equal to bq plus r. और यहाँ पर भी आपको याद होगा कंडीशन है कि वेयर phi of r is less than phi of b. So this is the condition, phi r is less than phi b, और साथ दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि r is equal to 0. So this is what we have to establish. तो इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि वी शुड बी एबल टू फाइंड टू Gaussian integers q and r such that a is equal to bq plus r and phi r is less than phi b. ये बात इस्टेब्लिश करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम, बल्कि ये आसान होगा कि हम q हासिल कर लें. अब देखिए हमें q एंड r हमने हासिल करने हैं, तो अगर हम किसी तरीके से q हासिल कर लें तो फिर r जो है ना हमें इस तरीके से हासिल हो जाएगा. लेट मी राइट इट कि वी शैल फाइंड q हम निकाल लेंगे, देन r कैन बी obtained from, अगर q हमारे पास हो तो हम q को b के साथ मल्टीप्लाई करें, bq, और इसको a में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये चीज़ जो है ये r हो जाएगी. अब देखिए इस वजह से कि ये हम जानते हैं कि जो हमने इससे पहले लिखा था कि r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो r जो है वो a माइनस बी क्यू हो जाएगा, r इज इक्वल टू a माइनस, इसी से r. तो अगर हम किस तरीके से q मालूम कर लें तो q को हम b से मल्टीप्लाई करें और उसको a में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये r बन जाएगा. सो all we have to do is to find q. So let's go in the direction of finding q. So in order to find q, अब ये थोड़ा सा ज़रा तो जो तलब सा काम होगा. इन ऑर्डर टू फाइंड q वी कंसीडर
आप यूँ कीजिए कि ये जो गॉसियन इंटीजर ए है इसे गॉसियन इंटीजर बी के साथ डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो a डिवाइडेड बाई b जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी गॉसियन इंटीजर हो, क्योंकि गॉसियन इंटीजर्स की जो रिंग है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की एग्जिस्टेंस जो है ना वो हमने इस्टेब्लिश नहीं कर रखी। और ये बात ज़रूरी भी नहीं है कि गॉसियन इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हों। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और आपने ये एफएससी में या बीएससी में पढ़ा हुआ है। लेकिन रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स में नॉन ज़ीरो गॉसियन इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की एग्जिस्टेंस जो ज़रूरी नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि a अपॉन b जो है ना ये भी एक गॉसियन इंटीजर हो। हाँ, a और b को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें तो a अपॉन b जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर है, लेकिन इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, वो रियल नंबर्स होने का इम्कान ज़्यादा है। एनीवे, तो आप a कॉम्प्लेक्स नंबर को b कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो रिज़ल्ट जो है ना ज़रूरी नहीं है कि वो गॉसियन इंटीजर हो। सो आप a को b से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आप p1 कह लीजिए, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसे आप p2 कह लीजिए, ये i के साथ। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर हम p ही के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना हम कंसिडर कर रहे हैं, हम नोट कर लेते हैं विच मे नॉट बी गॉसियन इंटीजर, which may not be Gaussian integer, and in this case p1 and p2 का इंटीजर्स होना ज़रूरी नहीं है, these are real numbers। p1 and p2 are real numbers, not necessarily integers, are real numbers। तो इस बात को नोट करना बहुत ज़रूरी है कि p1 p2 जो नहीं ये इंटीजर्स होना ज़रूरी नहीं है, these are real numbers, these are real numbers। so p1 p2 are real numbers। अब जो एक प्रॉपर्टी इससे पहले मैंने आपको बताई है कि आपको कोई भी रियल नंबर दे दिया जाए तो आप एक ऐसा इंटीजर हासिल कर सकते हैं कि उस रियल नंबर और इंटीजर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1/2 से छोटा हो। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड integers। It is very important to note that now we are talking about integers, therefore we can find integers q1 and q2 such that कि p1 और q1 के दरमियान जो डिस्टेंस है p1 माइनस q1, ये जो है ये 1/2 से लेस देन और इक्वल टू हो, और p2 और q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी 1/2 से लेस देन और इक्वल टू हो। तो इस बात को ज़रा दोबारा नोट कर लीजिए कि p1 और p2 जो है ना ये तो इंटीजर्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन q1 और q2 जो है ना ये इंटीजर्स हैं हमारे पास। तो फिर हम यूँ करते हैं कि आप टेक यही जो दो इंटीजर्स हैं q1 और q2, इन्हीं से आप q1 प्लस q2 आइटा बना लीजिए, तो ये फिर यकीनी तौर पर गॉसियन इंटीजर होगा। इसे आप q कह लीजिए, विच इज़ गॉसियन इंटीजर। तो ये है वो गॉसियन इंटीजर q जो हम
तलाश करना चाहते थे। सो वी हैव फाउंड दैट Q। सो Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2I। और Q1 और Q2 हमने कैसे हासिल किया है उसका प्रोसीजर आपने ऊपर देख लिया है कि हमने A/B लिया था। A/B जो है ना गॉसियन इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसके वो रियल नंबर्स होंगे। फिर रियल नंबर्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने Q1 और Q2 इंटीजर्स हासिल किए हैं और उन इंटीजर से हमने गॉसियन इंटीजर Q हासिल किया जो हम हासिल करना चाहते थे। So having found Q, we obtain R as तो हमने Q तो obtain कर लिया। having obtained Q, we obtain R as जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें Q अगर मिल जाए तो R फिर हम हासिल कर लेंगे Q को B से मल्टीप्लाई करके और इसे फिर A में से सब्ट्रैक्ट करके। ऐसा करने से फिर A जो है वो BQ प्लस R हो जाएगा। यह हम नोट कर लेते हैं विच गिव्स A इज इक्वल टू BQ प्लस R। जिनका आप माइनस BQ को लेफ्ट साइड पे ले जाइए तो A इज इक्वल टू वी विल ऑब्टेन A इज इक्वल टू BQ प्लस R। सो वी आर ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन ऑफ द प्रूफ कि हमने Q ऑब्टेन कर लिया है, हमने R ऑब्टेन किया है। यही हमने करना था। सिर्फ एक बात रह जाती है कि we have to show that phi R is less than phi B. Finally, we shall show that phi R is less than phi B। ये कंडीशन आपको याद होगा, ये डेफिनेशन का हिस्सा है। phi R is less than phi B। So for this, in order to prove this, for this consider तो हम यूँ करेंगे कि P और Q के दरमियान जो P माइनस Q के मॉडुलस का स्क्वायर ले लेते हैं। तो P माइनस Q के मॉडुलस का स्क्वायर जो है ना दिस इज इक्वल टू P1 माइनस Q1 का स्क्वायर प्लस P2 माइनस Q2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अभी मैं ये लिख नहीं रहा यहाँ, ये आप खुद कर लीजिए कि P की जगह पर आप ये लिख दीजिए P1 प्लस P2I। Q की जगह आप अगर आप कहते हैं तो इफ़ यू लाइक आई कैन सिंपली राइट इट दिस इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ P वी राइट P1 प्लस P2I and then instead of Q we write Q1 plus Q2I and then its square, and this is equal to, we can write it P1 minus Q1 and then plus P2 minus Q2 Q2I इसके मॉडुलस का स्क्वायर। और ये चीज़ अभी आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जिसका जो मॉडुलस उसका पे स्क्वायर, यू नो दैट वेरी वेल। So this is equal to P1 minus Q1 square plus P2 minus Q2 square. So this is equal to P1 minus Q1 square plus P2 minus Q2 square
and we know that P1 minus Q1 square is less than or equal to P1 minus Q1 is less than or equal to 1 upon 2, and P2 minus Q2 is less than or equal to 1 upon 2. So this is less than or equal to 1 upon 2, this is less than or equal to 1 upon 2 पे स्क्वायर दोनों के ऊपर. So using these two relations, this is less than or equal to 1 upon 2 square plus 1 upon 2 square. So having done that, now you can see that 1 upon 4 plus 1 upon 4 is equal to 2 upon 4 is 1 upon 2. Therefore, P minus Q square modulo square is less than or equal to 1 upon 2. इन दोनों का sum becomes 1 upon 2. But now note that R is equal to, let me show you what R was. R is equal to A minus BQ. A minus BQ. And therefore you can write it R is equal to B into A upon B minus Q. If you multiply with B, you will get the same thing. You just take B common. So R is equal to B into A upon B minus Q, and this is equal to B into, remember that A upon B is the complex number we called as P. This is P. So instead of A upon B, we can write P. B into P minus Q. So having said that, therefore, R square is equal to, in fact, when we say R square, this means modulus of R square is equal to modulus of B square multiplied with modulus of P minus Q square. And therefore, modulus of R square modulus of P minus Q square is less than or equal to 1 upon 2. So we can write it as modulus of R square is less than or equal to modulus of B square, and then this is equal to 1 upon 2, is less than or equal to 1 upon 2. So इसकी जब 1 upon 2 लिखने के साथ ही हम इसको लेस देन इक्वल टू कर दिया है, इस लेस देन 1 upon 2. और अभी आप इसे नोट कर सकते हैं कि बी स्क्वेयर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन 2 जो है, दिस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर. ये हाफ है ना इसका, सो दिस इज लेस देन दिस. देयरफॉर मॉडुलस ऑफ आर स्क्वेयर इज लेस देन दिस वन, इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी स्क्वेयर. और आपको याद होगा कि मॉडुलस ऑफ आर स्क्वेयर जो है ना, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फाई आर. तो देयरफॉर फाई आर इज लेस देन फाई बी. तो अब देखिए हमने इस रिलेशन को भी इस्टेब्लिश कर दिया है कि फाई आर इज लेस देन फाई बी. सो एवरीथिंग इज डन. वी हैव established the function phi. We have established that given any two elements A and B belonging to Zi, we can write A is equal to BQ plus R, and how to find Q and R, we have established that as well. And we have established that phi R is less than phi B. So therefore, we can conclude that Zi is Euclidean domain.
So this completes the proof.